हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो डिजीज़ इन ह्यूमंस को लेकर जो मानव शरीर में बीमारियां होती है उनके क्या कारण होते हैं, किसके द्वारा फैलाई जाती है, इस विषय को लेकर हम दो क्लासेस कर चुके हैं। राइट। तो दो क्लासेस हम पढ़ चुके हैं और दोनों क्लासेस में हमने वायरस से होने वाले डिजीज़ को पढ़ लिया, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ को पढ़ लिया, प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़ को पढ़ लिया, और हमने हेरिडिटी यानी जो आपको क्या कहते हैं कि वंश से मिलती है, यानी वंशज, यानी आपके अगर फोर फादर में किसी को है तो संभावना है कि वो डिजीज आपको भी ट्रांसफर हो सकती है, क्योंकि वो जीन के थ्रू ट्रांसफर होती है। और क्रोमोसोम्स की संख्या में कम ज़्यादा होने की वजह से किस प्रकार की जो डिजीज होती है उसको भी लेकर हमने आपके साथ बात करी। आगे इसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, कुछ और नई बीमारी हैं उनको लेकर बात करेंगे, किसके द्वारा वो फैलाई जाती है और कौन सी वो बीमारी होती है, उन सबको लेके एक एक करके आपसे चर्चा करेंगे। और ये हमारी लास्ट क्लास रहेगी, इसके साथ हम इस चैप्टर को या फिर इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। तो ये जो डिजीज़ होती है ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इनसे पूछा जाता है इनके कारक क्या होते हैं, किसके द्वारा जो है ये फैलाई जाती हैं। बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली कौन सी डिजीज़ है, तो ये लिस्ट जो है आप बना के रखिएगा, जिससे आपको परीक्षा में मदद मिले। अब बात करेंगे हेलीमेंथिस। हेलीमेंथिस के द्वारा किस कौन से रोग है, तो डिजीज बाय हेलीमेंथिस। तो हेलीमेंथिस के द्वारा किस तरीके के रोग हमारे शरीर में होते हैं और उनके क्या लक्षण होते हैं और किस तरीके से उनसे बचा जाए, तो इसको लेकर आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो पहला आता है फिलेरिया। फिलेरिया क्या होता है? दिस इज ऑल्सो नोन एज फिलियरिसिस और एलिफेंटाइसिस। एलिफेंटाइसिस इसका नाम होता है। इसको फ्लेरियासी और हाथी पाँव भी कहा जाता है। एलिफेंटाइसिस का मतलब है इसमें जो पैर है वो काफी बड़ा या मोटा हो जाता है, उस पे क्या हो जाता है, सूजन आ जाती है। ये दिस द डिजीज इज कॉज्ड बाय नेमाटोड वुचीरिया बैंक्रोफ्टी फाउंड इन द ब्लड वेसल्स। तो यह बीमारी नेमाटोड विचीरिया बैंक्रोफ्टी द्वारा होती है, जो रक्त वाहिकाओं में पाया जाता है। दिस इज स्प्रेड बाय क्यूलिक्स फीमेल मस्कीटो, और यह क्यूलिक्स फीमेल मच्छर द्वारा फैलाया जाता है। Female produce microfilaria during night. They migrate to the superficial blood vessels of skin. It is sucked by Culex mosquito and infected into the blood of the healthy person. तो रात के समय वे त्वचा की सतही रक्त वाहिकाओं में प्रवेश करती हैं। तो ये जो फीमेल मस्कीटो है, ये जो फीमेल जो मादा मच्छर है, ये मादा माइक्रोफिलेरिया उत्पन्न करती है और रात के समय वह त्वचा की सतह पर रक्त वाहिकाओं में प्रवेश करती हैं, और इससे क्यूलिक्स मच्छर द्वारा चूसा जाता है और स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में संक्रमित किया जाता है। अब इसके सिम्टम क्या है? हैवी इन्फेक्शन ब्लॉक द लिम्फ वेसल्स। तो भारी इन्फेक्शन होता है, भारी संक्रमण होता है और लैसिक वाहिकाओं को अवरोध कर देता है, ब्लॉक कर देता है। दिस कॉज इनर्मस स्वेलिंग ऑफ द अफेक्टेड रीजन, और इससे प्रभावित क्षेत्र में भारी सूजन होती है। प्रिवेंशन क्या है, किस तरीके से बचाव लिए जाए? प्रोटेक्शन फ्रॉम मस्कीटो इज द इफेक्टिव वे ऑफ प्रिवेंशन। तो मच्छरों से सुरक्षा सबसे प्रभावी रोकथाम तरीका है। मस्कीटो ग्रोइंग रिजर्वियर शुड बी रिमूव्ड ऑफ स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट। मस्कीटो रिपेलेंट शुड बी यूज्ड ड्यूरिंग नाइट। तो मच्छरों के विकास स्थलों को हटाना चाहिए या कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए, रात के समय मच्छर निवारक का उपयोग करना चाहिए। अब आता है एस्केरियासिस। क्या होता है एस्कारियासिस? किस तरीके की बीमारी होती है? एस्कारियासिस इज कॉज्ड बाय राउंड वॉर्म एस्केरियस लुम्बरी कोइडिस। तो ये एस्केरियस का कारण होता है गोल कीड़ा, जो एस्केरियस लिम्ब्रोकोइडस के द्वारा फैलाई जाती है। इट इज फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ए ह्यूमन एज अ पैरासाइट। तो यह मानव की छोटी आंत में परजीवी के रूप में पाया जाता है। पैरासाइट क्या होता है? जो अपना जीवन दूसरे के ऊपर रखकर जीता है, जैसे अमरबेल हो गया, कसकटा। अब आपने देखा होगा जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर एक पीले रंग की बेल पड़ी होती है, वो होती है अमरबेल या उसे कसकटा कहते हैं। तो वो अपना जो ज़रूरी तत्व हैं जीने के लिए, वो पेड़ों के जो न्यूट्रिएंट्स है, जो पोषक तत्व है, उनको वहाँ से सक करके चूस कर अपना पोषण करती है। तो इस तरीके के जो लाइक एनिमल हो या प्लांट हो, जो दूसरों की बॉडी से अ, जो पोषक तत्व हैं उनको लेकर आपकी बॉडी में ही सर्वाइव कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, उनको बोलते हैं पैरासाइट। देयर इज नो इंटरमीडिएट होस्ट, और इसका कोई मध्यस्थ मेजबान नहीं होता। एग्स आर डिपॉजिट इन द सॉइल कंटामिनेटेड विद ह्यूमन फेसेस। तो अंडे मानव के मल में संक्रमित मिट्टी में जमा होते हैं।
पीपल इन्फेक्टेड विद पैरासाइट थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो इससे लोग जो है पैराजीवी से संक्रमित होते हैं, संक्रमित पानी और भोजन के माध्यम से। सिम्टम क्या है? पीपल मोस्ट ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद एस्कैरिसिस हैव नो साइन और सिम्टम्स। तो जो एस्कैरिसिस से संक्रमित होते हैं, अधिकांश लोगों में कोई संकेत या लक्षण नहीं होते। हावी इन्फेक्शन कॉज वीकनेस एंड एनीमिया एज द वर्म शेयर होस्ट फूड। तो बाहरी संक्रमण के कारण कमजोरी और एनीमिया होता है, क्योंकि कीड़े मेजबान का भोजन का हिस्सा होता है। यानी आप जो भोजन कर रहे हो उससे कि कीड़ा खा जा रहा है। टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय पैरासाइट कॉज इरिटेशन एंड इंटेस्टाइन म्यूकस एंड इम्पेयर डाइजेशन। तो परजीवी द्वारा उत्पादित टॉक्सिन अंत में म्यूकस को जलन करता है और पाचन में बाधित करता है। कॉलिक पेन में ऑल्सो भी अकर विद द ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन। तो कॉलिक दर्द भी हो सकता है आंत में अवरोधन के साथ साथ। और कभी कभी कीड़े वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स में प्रवेश करते हैं और पित्त नली के प्रवेश द्वारा हेपेटाइटिस का कारण बनते हैं। तो समटाइम्स द वर्म माइग्रेट इनटू वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स में जाएंगे और फिर बाइल डक्ट में जाके हेपेटाइटिस जो है बना देते हैं। तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, तीन तरीके का हेपेटाइटिस होता है, ये हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था। प्रिवेंशन क्या? डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन फेसिस बाय अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम इज अ मेजर कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन। तो जो मानव मल होता है उसको निपटने के लिए भूमिगत सीवेज प्रणाली द्वारा संक्रमण का एक नियंत्रण उपाय है। वॉशिंग वेजिटेबल फ्रूट्स बिफोर यूज, वॉशिंग द हैंड्स बिफोर मील एंड प्रिवेंटिव डिवाइस। तो उपयोग से पहले सब्जी और फलों को धोना और भोजन को पहले हाथ धोना, फिर रोकथाम इसका एक जो है उपकरण है। टेनियासिस क्या है? टेनियासिस क्या है? द डिजीज टेनियासिस इज कॉज्ड बाय पैरासाइट फ्लैटवर्म ऑल्सो नोन एज टेपवर्म। तो टेनियासिस रोग पैरासाइट फ्लैटवर्म द्वारा होता है। द टेपवर्म इन्फेक्ट द बीफ ईटिंग पॉपुलेशन। और ये जो टेपवर्म है जो गौ मांस खाने वाली जनसंख्या को संक्रमित करता है। टेपवर्म और टेनिया सोलियम आर फाउंड एज पैरासाइट इन ह्यूमन गट। और ये टेपवर्म या टेलियनी सोलियम मानव के आंत में पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। टेनिया फर्मली अटैच टू इंटेस्टाइन वॉल बाय हुक एंड सकर। तो ये टेनिया हुक और सकर के द्वारा आंत की दीवार से कड़े से जुड़े होते हैं। सिम्टम क्या है? टेपवर्म causes टेनियासिस इन वीक पर्सन, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय abdominal पेन। तो जो टेपवर्म होते हैं कमजोर व्यक्तियों में टेनियासिस का कारण बनता है, जिससे पेट में दर्द है। अपच, उल्टी, कब्ज, भूख की कमी अन्य बीमारियों के जो है इससे होती है। कॉन्स्टिपेशन होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, लोअर्ड रेजिस्टेंस टू अदर डिजीज और नर्वस डिसऑर्डर। तो क्षमता में कमी तंत्रिक विकारों से चिन्हित किया जाता है। प्रिवेंशन क्या है? इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन्फेक्शन गो अवे विद द प्रॉपर मेडिकेशन। तो अधिकांश मामलों में संक्रमण उचित दवाइयों के साथ ठीक हो जाता है। अवॉइड टू ईट अंडरकुक्ड फूड। तो अंडरकुक्ड फूड को जो है इसको अवॉइड करना है, जिसकी वजह से ये मेन बीमारी का कारण बनता है। अब कवक द्वारा यानी फंजी द्वारा या फंगिस द्वारा जो बीमारियां होती है फंजी द्वारा, उनको और देखते हैं कौन सी वो बीमारियां होती हैं जो फंगी के द्वारा होती हैं। रिंग वर्म। तो सबसे पहले आपने देखा होगा रिंग वर्म, जिसको बोलते हैं दाद। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज डर्मोटो और फाइटोसिस। तो डर्मोटो मतलब क्या होता है? स्किन। तो डर्मोटोफाइटोसिस भी कहा जाता है। दिस इज अ फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन कॉज्ड बाय एपिडर्मोफाइटन। तो ये एक एपिडर्मोफाइटिन द्वारा कारण बनाया जाने वाला त्वचा का फंगल संक्रमण है। द स्पोर्स ऑफ फंगी आर फाउंड इन सॉइल। तो यह फंगस के स्पोर मिट्टी में पाए जाते हैं। द इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट कॉमनली अमंग चिल्ड्रन। तो ये संक्रमण जो है संपर्क के माध्यम से आमतौर पर बच्चों में ज़्यादा फैलता है। तो रेड इचीज होगा, स्केली पैचेस और राइज एरिया ऑफ स्किन। तो रिंग वर्म इस तरीके से हो जाते हैं कि ऐसे ऐसे सबको जो है गोल गोल पैचेस पड़ते रहेंगे। और ये क्या है? ये जो है इसमें फैलता रहेगा। और इससे बहुत ज़्यादा जो है खुजली, जलन होती है। और जब भी ये पानी के कांटेक्ट में आता है, जैसे मान लीजिए अगर आपको इस व्यक्ति से नहाता है कोई, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। और जो आपके जो पैल्विक एरियाज होते हैं वहाँ पर ये बहुत जल्दी फैलता है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा नमी होती है। थाइस के जो है बिलो द थाइस रहता है ये। और आपके जो स्टमक है उससे नीचे के साइड पे रहेगा ये। लाल खुजली या परतदार पेच या त्वचा के उठे हुए हिस्से होते हैं इसके सिम्टम। एंटी फंगल क्रीम इज रिकमेंडेड। तो एंटी फंगल जो स्किन क्रीम होती है इसकी जो है रिकमेंड की जाती है। वॉशिंग द यूज्ड क्लोथ
डेली ड्यूरिंग एन इन्फेक्शन। अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया तो उसको जो है क्लोथ्स को अच्छे से साफ करिए, डेटॉल से साफ करके सुखाइए, और उसके बाद इसको धूप में अच्छे से सूखने चाहिए, कमी नमी नहीं होनी चाहिए। डिसइंफेक्टिंग द सराउंडिंग्स, ड्राइंग ऑल द बॉडी पार्ट आफ्टर द बोथ। तो उसके बाद शरीर को जो स्नान के बाद, आफ्टर द बाथ, तो स्नान के बाद शरीर के जो सारे जो भाग हैं या जो अंग हैं उनको अच्छे से सुखाइए। कहीं भी नमी रहेगी तो ये संक्रमण फैलने लगेगा। एथलीट्स फुट, एथलीट फुट किसे कहा जाता है? दिस इज अ कंटीजियस फंगल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय टीनिया पीडिस। तो यह एक संक्रमण, फंगल संक्रमण है जिसे टीनिया पेडिस के कारण होता है। इट अफेक्ट्स द स्किन ऑफ द फीट, तो यह पैरों की त्वचा को प्रभावित करता है। द फंगल इन्फेक्शन इज कॉल्ड एथलीट्स फुट एज इट इज कॉमनली सीन इन एथलीट। तो इस फंगल को संक्रमण को एथलीट पैर भी कहा जाता है, क्योंकि यह आमतौर पर एथलीटों में, जो धावक होते हैं, जो ग्राउंड्स के जो स्पोर्ट्स करते हैं, उन उनमें ये जो है संक्रमण देखने के लिए मिलता है। इन्फेक्शन इज स्प्रॉड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू कंटामिनेटेड सरफेस। तो यह संक्रमित व्यक्तियों के सीधे संपर्क या संक्रमित सतह के माध्यम से फैलता है। द फंगस ग्रो इन वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट। तो ये फंगस गर्म और नम वातावरण में बढ़ती है। सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है? ईचिंग हो गया, खुजली हो जाएगी। स्टिंगिंग एंड बर्निंग सेंसेशन, दहन और जलन की भावना होगी। बिटवीन द टोज, तो टोज उंगलियों के बीच। क्रैकिंग एंड पीलिंग द स्किन बिटवीन द टोज, तो जो टोज होते हैं उनके बीच में से जो है क्या होता है, आपकी जो स्किन है वो निकलने लगती है। डिस्कलर्ड थिक एंड क्रम्बली टो नेल्स एंड सिम्टम ऑफ एथलीट फुट्स। तो उंगलियों के बीच का त्वचा का फटना, छिलना, रंग बदलने वाले मोटे और क्रम्बली पैर के नाखूनों की एथलीट पैर के लक्षण होते हैं। प्रिवेंशन क्या है, रोकथाम क्या है? एंटी फंगल प्रोडक्ट और गुड हाइजीन आर द प्रिवेंटिव मेजर। तो एंटी फंगल उत्पाद और अच्छी स्वच्छता को रोकथाम उपाय है। सुनिश्चित करें कि पैरों को खूब हवा मिले जिससे वो ड्राई रहें। ट्राई टू कीप इट ड्राई, तो इसको सुखाने के लिए रखिए। द डिजीज अस्थमा इज ऑल्सो कॉज्ड बाय स्पोरस ऑफ फंगी। तो अब हम बात करते हैं अस्थमा को लेकर। जो अस्थमा होता है जिससे श्वसन में दिक्कत आती है, रेस्पिरेशन, या फिर हम बात करें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ये भी फंगस के द्वारा होता है। तो फफूंद के स्पोर्ट्स नामित एस्पेरिगिलस और फमीगैटिस जो होती है, अब कौन से फंगस हैं? एस्परगिलस और फेमिगोटस रीचेस द लंग ऑफ ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट और नेट लाइक फॉर्मेशन विच ऑब्स्ट्रक्ट द फंक्शन ऑफ लंग। दिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ डिजीज। तो क्या होता है कि एस्परगिलस और फूमीगेटस नाम का जो फंगस होता है ये मनुष्य के फेफड़ों तक पहुंचता है और वहां पर जाल की तरह एक संरचना बना लेता है, जिसकी वजह से फेफड़ों की जो कार्य क्षमता को बाधित करता है। यानी जो फेफड़े होते हैं वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाते, जिसके कारण यह जो रोग है यह संक्रमित व्यक्ति के अंदर हो जाता है। अब अस्थमा जो है रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम विच इज डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग टेक प्लेस ड्यू टू इन्फ्लेशन ऑफ ब्रोंचाई एंड ब्रोंचोइलोस। तो यह श्वसन तंत्र के संबंधित जिसमें ब्रोंकी और ब्रोंक्यूलिस में सूजन के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। श्वसन द्वारा सीटी की आवाज उत्पन्न होती है। तो सीटी की आवाज आएगी क्योंकि उसमें क्या है, श्वासन लेने में दिक्कत होती है। अब एम्फिलीसीमा क्या होता है? एम्फिलीसीमा, दिस इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यह एक श्वसन तंत्र की चिरकालीन विकार है। एल्वियोलर वॉल ऑफ द लंग गेट डैमेज ड्यू टू रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज। तो इसमें क्या होता है, एल्वियोलर दीवार जो होती है, वॉल जो होती है, उसको क्षति पहुंचती है, जिससे श्वसन पृष्ठ घट जाता है और रेस्पिरेटरी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वन ऑफ द मेजर कॉजेज स्मोकिंग, और धूम्रपान की वजह से ये ज्यादा होता है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, तो ये क्या है, व्यावसायिक श्वसन विकार। इट इज अ स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री, इन स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री में पत्थर तोड़े जाते हैं, सो विच मच डस्ट इज प्रोड्यूस। तो उसमें क्या होता है, बहुत अधिक धूल होती है, और वो धूल क्या होती है, लंग्स के अंदर या वर्कर्स के अंदर जाती है। ड्यू टू लॉन्ग एक्सपोजर टू वर्कर ऑफ दीज इंडस्ट्रीज cause inflammation in the alveoli and lungs called fibrosis. This is serious lung damage. तो इन उद्योगों में कर्मचारियों को लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से फेफड़ों के ओलिवियल में सूजन हो जाती है और इससे फाइब्रोसिस कहा जाता है, और इससे गंभीर फेफड़ों को क्षति पहुंचती है। दिस इज कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ आयरन डस्ट इज कॉल्ड साइड्रोसिस। लोहे की धूल को सांस लेने से होने वाली बीमारी को साइड्रोसिस कहा जाता है। हाइपरटेंशन, बीपी की प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा नॉर्मली देखने वाली।
बीमारी हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप क्या होता है? When the blood pressure is higher than the normal, this is called hypertension, or higher blood pressure leads to heart disease and also affect the vital organ like kidney and brain. तो जब रक्तचाप सामान्य से अधिक होता है तो इसे उच्च रक्तचाप कहा जाता है, जो हृदय रोग का कारण बनता है और यह महत्वपूर्ण अंग जैसे कि गुर्दे और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन नोन एज आर्थेरोस्क्लेरोसिस। तो जो कोरोनरी धमनी रोग के अक्सर को आर्थेरोस्क्लेरोसिस के नाम से भी कहा जाता है। इट अफेक्ट द कोरोनरी ब्लड वेजल्स विच सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल। देखो आपको क्या होता है, जो हमारा हार्ट होता है, मान लो ये हार्ट है, तो यहाँ से जो धमनियाँ होती हैं शरीर में रक्त को लेके जाती हैं और वापस लाती हैं। लेकिन कुछ धमनियाँ हार्ट जो होता है, जो हमारा हृदय होता है, उसकी मसल को चलने के लिए भी रक्त प्रोवाइड करती हैं, रक्त देती है। उनको बोलते हैं हम क्रोनरी धमनियाँ। क्रोनरी धमनियाँ क्या होती है? यह हृदय मांसपेशियों के रक्त प्रदान करने वाली क्रोनरी रक्त वाहिनियों को प्रभावित करता है। इट इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यूज। तो इसका कारण क्या होता है? यह कैल्शियम, वसा, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस उत्पादों को जमावट के कारण होता है। बुलिमिया क्या होता है? अ मैन हु डज नॉट नो व्हेन टू स्टॉप ईटिंग इज सफरिंग फ्रॉम बुलिमिया। ऐसा व्यक्ति जिसको खाना कब बंद करना है उसे जानने में असमर्थ होता है, तो वह बुलिमिया से पीड़ित है। एरिट्रो, आपको अगली बीमारी है एरिट्रोस्क्लेरोसिस। अभी एरिट्रोस्क्लेरोसिस क्या होता है? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड कैल्शियम salt arteries become stiff and rigid. It is loses the property of elasticity due to which of wall of arteries may rupture. तो जो कैल्शियम कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम के लवण की जमावट के कारण धमनियां कठोर और कठिन हो जाती हैं। इससे धमनियों की दीवार का लचीलापन खत्म हो जाता है, जिससे धमनियां की दीवार फट सकती हैं। चलिए आगे। हार्ट फेलियर क्या होता है? इट मीन दैट हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द डिमांड ऑफ बॉडी। तो इसका मतलब यह होता है कि हृदय खून को प्रभावी रूप से पंप नहीं कर रहा है जितनी शरीर की मांग है। समटाइम इट इज ऑल्सो नोन एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ड्यू टू कंजेशन ऑफ देयर लंग्स। तो कभी कभार इसे फेफड़ों की भीड़ के कारण संगठनात्मक हृदय विफलता भी कहा जाता है। और हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज हार्ट अटैक और हार्ट अरेस्ट। तो हार्ट फेलियर जो है हार्ट अटैक यानी हृदय के दौरे या हृदय की गिरफ्तारी के समान नहीं होता है। ग्लाइकोसूरिया, ये था प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। तो ग्लाइकोसूरिया कब है? जब मूत्र में ग्लूकोज की अधिकता हो। यूरीमिया, माल फंक्शन ऑफ किडनी लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड, दिस इज कॉल्ड यूरीमिया। तो गुर्दे की कार्य क्षमता में कमी के कारण रक्त में यूरिया की संचय होता है और इसे यूरेनियम कहा जाता है। रेनल कैलकुली क्या होता है? स्टोन और इंसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट फॉर्म्ड विद इन द किडनी इज कॉल्ड रेनल कैलकुली। तो जो पथरी हो जाती है ना किडनी में, उसको रेनल कैलकुली कहा जाता है। गुर्दे के अंदर क्रिस्टलित लवण की अपघटन योग्य द्रव और गठन रेनल कैलकुली कहा जाता है। ग्लोमेरुलोनफाइटिस क्या होता है? ग्लोमेरुलोनफाइटिस इन्फ्लेमेशन इन ग्लोमेरुल ऑफ किडनी। तो ग्लोमेरु गैलमेरुली, जो गैलमेरुली होती है किडनी में, उसमें सूजन आ जाती है, गुर्दे में सूजन आ जाती है, तो उसको बोलते हैं ग्लोमेरुली फाइटस। तो मैंने आपको बताया था फ्राइटस, जहाँ भी फाइटस होगा बायो में, उसका मतलब होता है सूजन। मास्थीनिया ग्रेविस, autoimmune disorder affecting the neuromuscular function lead to fatigue, weakness and paralysis of skeletal muscles। तो ये ऑटोइम्यून विकार है जो न्यूरोमस्कुलर कार्य को प्रभावित करता है, जिससे थकान, कमजोरी और कंकाल पेशी की सूजन होती है। आगे। मस्कुलर डायस्ट्रोफी, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटन मसल्स ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। अनुवांशिक विकार के कारण कंकाल पेशियों में प्रकट अपाशय। अर्थराइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। तो जोड़ों में सूजन आ जाती है। और ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? और ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों के द्रव्यमान यानी एज रिलेटेड डिसऑर्डर ड्यू टू डिक्रीज इन बोन मास एंड इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर्स। तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि हृदय का जो द्रव्यमान होता है उसमें कमी आ जाती है
ये बढ़ती उम्र के साथ होता है और फ्रैक्चर की संभावनाएं बढ़ने लगती है, यानी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। द डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज कॉमन कॉज, तो एस्ट्रोजन की कमी होना यह इसका एक कॉमन कारण है। गाउट, इन्फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, तो यूरिक एसिड में क्रिस्टल के संचय के कारण जोड़ों की सूजन। आगे बढ़ते हैं। चलिए, एपिलिप्सी क्या होती है? एपिलिप्सी यानी मृगी। Epilepsy is a central nervous system disorder in which brain activity becomes abnormal, causing unusual behavior, sensation, and loss of awareness. तो मृगीय केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विकार है जिसमें मस्तिष्क की गतिविधि असामान्य हो जाती है, जिसे असामान्य व्यवहार, संवेदनाएं और जागरूकता की हानि होती है। स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है? दिस इज अ सीरियस मेंटल डिसऑर्डर। स्किज़ोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक विकार है। पीपल इंटरप्रेटेड रियलिटी abnormally, तो लोगों को वास्तविकता और असामान्य रूप में व्याख्याएं करते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया रिजल्ट डिल्यूजन्स एंड डिसऑर्डर थिंकिंग एंड बिहेवियर दैट impairs डेली फंक्शनिंग एंड कैन बी डिसेबलिंग। तो स्किज़ोफ्रेनिया में भ्रम और विचारों और व्यवहारों की विकृति होती है जो दैनिक कार्यों में बाधित करती है और यह अक्षमता होती है। स्किज़ोफ्रेनिया में आप रियलिटी और यानी वास्तविकता और भ्रम में पता ही नहीं कर पाते। हेमीप्लेजिया क्या होता है? हेमीप्लेजिया, इट इज अ कंडीशन कॉज्ड बाय ब्रेन डैमेज और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी दैट लीड पैरालिसिस ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी। तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें मस्तिष्क की क्षति या मरुदंड जो आपके स्पाइनल है की चोट के कारण शरीर का एक पक्ष यानी एक साइड जो है पैरालाइज हो जाता है। इट कॉजेज वीकनेस प्रॉब्लम, मसल्स कंट्रोल एंड मसल स्टिफनेस, तो इससे मांसपेशियां नियंत्रण और मांसपेशियों की कठोरता को सामान्य होता है। एलर्जी, सम ऑफ द सब्सटेंस लाइक डस्ट, तो कुछ पदार्थ हैं जैसे कि धूल, स्मोक, केमिकल, क्लोथ, कोल्ड आर डेंजरस टू सम पर्सन। तो कभी कभार क्या होता है किसी व्यक्ति से, कभी किसी को धूल से एलर्जी होती है, स्मोक से एलर्जी होती है, केमिकल से, क्लोथ से, कोल्ड से। तो हर एक के लिए जो है एलर्जी का कारण अलग अलग हो सकता है और उसकी वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि इचिंग होना, खुजली, त्वचा पर दाने हो जाना, पिंपल्स का हो जाना, मुहासों का निकल जाना, ब्लैक स्पॉट्स होना, काले धब्बे होना, एक्जीमिया यानी ये स्किन से रिलेटेड डिजीज होती है। ये सब जो है एलर्जी का कारण होते हैं। डायप्लोपिया, दिस इज डिजीज कॉज्ड बाय पैरालिसिस ऑफ मसल्स ऑफ आई विच इज डबल इमेजेस फॉर्म। तो यह बीमारी आंखों की मांसपेशियों की सूजन के कारण होती है जिसमें दोहरी छवि बनती है। कोलिक, सीवियर पेन इन द एब्डोमन कॉज्ड बाय स्पैज्म ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स यूजिंग द इंटेस्टाइन, तो अंत्रो जैसे आंतरिक रोगों के ऐंठन के कारण पेट में तीव्र जो दर्द होता है उसको कोलिक कहा जाता है। हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस, दूरदर्शिता, तो इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति दूर की वस्तु देख सकता है लेकिन नजदीक की वस्तु नहीं देख सकता, इसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है और इसे कॉन्वेक्स लेंस द्वारा ठीक करा जाता है, तो इसे कॉन्वेक्स लेंस द्वारा ठीक करा जाता है। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछने वाला है ये, आंखों की डिजीज सबसे ज्यादा कॉमनली आपको जहाँ भी साइंस के क्वेश्चंस होंगे यहाँ आपको दिख जाएगा। मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, तो एक व्यक्ति पास की चीजों को देख सकता है लेकिन दूर की चीजों को नहीं देख सकता और ये कॉनकेव लेंस द्वारा जो है ठीक किया जाता है। चलिए, पेरिस बायोपिया क्या होता है? डिफेक्टिव विजन caused by diminishing flexibility of the eye lens, losing the ability or to focus on an object। आंखों की लेंस का लचीलापन कम होने के कारण दृष्टि दोष जिसमें वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता खो जाती है। दिस इज अ एज रिलेटेड प्रॉब्लम करेक्टेड बाय यूजिंग बाइफोकल लेंस, तो एक आयु संबंधित समस्या है जो दो फोकल लेंस द्वारा का उपयोग करके सही किया जाता है। हाइपोक्लेमिया, हाइपोक्लेमिया क्या होता है? इट इज अ डेफिशिएंसी कॉज्ड बाय द सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल पोटेशियम, तो यह कमी रोग है जो खनिज पोटेशियम की गंभीर कमी के कारण होता है। दिस कैन रिजल्ट इन फटीग, तो इससे क्या हो सकता है? थकान हो सकती है, मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है, असामान्य हृदय की धड़कन हो सकती है और पणिमात हो सकता है। हेमोफीलिया, हेमोफीलिया क्या है? दिस इज अ जेनेटिक डिजीज इन विच ब्लड लॉस द एबिलिटी ऑफ क्लोटिंग,
तो क्लोटिंग क्या होती है, जैसे मान लो आपको कहीं कट जाता है या छिल जाता है तो खून निकलता है, आप थोड़ी देर उस पर हाथ रख लीजिए, वह खून निकलना बंद हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं ब्लड खुद क्लोट कर लेता है। तो जिसको हीमोफीलिया है उसको क्या होगा, ब्लड क्लोटिंग जो है नहीं होता है, तो उसकी शरीर से खून निकलने लगता है। तो यह अनुवांशिक रोग है जिसमें रक्त की धक्का जमा होने की क्षमता खो जाती है। माइग्रेन जो होता है, इट इज़ एन एलर्जिक डिजीज इन विच देयर इज अ पीरियोडिक अटैक ऑफ हेडेक टेक प्लेस। तो ये एक एलर्जिक रोग है जिसमें सिर दर्द की आवृत्ति का हमला होता है, यानी बार बार आपको बहुत ज़्यादा सिर दर्द होगा, और इट इज़ इनक्यूरेबल, और यह एक असाधारण रोग है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता। ओबिसिटी सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला आज के दौर में। क्या होता है कि आज की जो लाइफस्टाइल है वो इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है, लोग अपने शरीर का व्यायाम नहीं देते, कसरत नहीं करते, लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहेंगे, चाहे वो कार्य में हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, वो सिर्फ एक लंबे समय तक एक जगह पर बैठे ही रहते हैं, जिसकी वजह से उनमें अधिक मोटापन आ जाता है। तो अब मोटापा किस तरीके से नापा जाता है, बीएमआई, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स। तो बीएमआई कैसे नापते हैं, आपका वेट, एज, और उसके साथ साथ हाइट, ये तीन फैक्टर आपके बीएमआई को मेजर करने के लिए होते हैं। आपकी हाइट क्या है और आपकी एज क्या है, उसके हिसाब से आपके शरीर में कितना वजन होना चाहिए, और वो उसके बाद आपका बीएमआई रेशियो आता है, और बीएमआई रेशियो बताता है गुड, वेरी गुड, ओबीस और अंडरवेट। तो आजकल लोगों पे अधिक मोटापा हो जाता है, और अधिक मोटापे को मोटापा का बीएमआई या ओबेसिटी कहा जाता है, जो जिसे बुनियादी उपाचीय जो है सूचकांक यानी मेटाबॉलिक इंडेक्स द्वारा मापा जाता है। अगर आपका बीएमआई ज़्यादा है तो इसका मतलब ओबेसिटी ज़्यादा है। ओबेसिटी की वजह से हाइपरटेंशन का खतरा होता है, कोलेस्ट्रॉल का खतरा होता है, और इन सब की वजह से हार्ट का खतरा होता है, यानी हृदय पे खतरा होता है, और लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा। अब इससे दूसरे असर क्या रहते हैं, ये तो आपकी बॉडी हो गया। फिर लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, अनएबिलिटी टू डू टास्क, यानी आप टास्क नहीं कर सकते, आपका शरीर थक जाएगा, आपका सांस फूलेगा। तो इसके लिए एक अच्छा जो है आप अपना लाइफस्टाइल रखिए, समय से उठिए, समय से व्यायाम करिए, इस तरीके से जीवन जो है जिए। पाइल्स या बवासीर, देर आर वेरियस वेन इन द रेक्टम ड्यू टू एन एक्स्ट्रा प्रेशर ऑफ वेन, इट प्रिवेंट फ्री फ्लो ऑफ ब्लड क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स कॉज कॉन्स्टिपेशन। तो जो गुदा होता है उसमें विभिन्न श्रेयाएं होती हैं। शिरा पर अतिरिक्त दबाव के कारण यह रक्त को मुक्त प्रवाह को रोकती हैं, जिससे कब्ज की समस्या होती है। रेहुमेटिज्म क्या होता है, रेहुमेटिज्म, द सिम्टम ऑफ दिस डिजीज इज जॉइंट पेन विद फीवर। तो इस रोग के लक्षण जोड़ों के दर्द सहित बुखार होता है। हाइपोग्लिमेसिया क्या होता है, हाइपोग्लिमेसिया ग्लाइसीमिया, इट इज एन डिसऑर्डर इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड इज हाई। तो यह एक विकार है जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है। राइट, तो चलिए, कैंसर। कैंसर के बारे में हमने पढ़ लिया, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स बाय इट्स मल्टीप्लिकेशन, दिस इज अ फोर टाइप। तो कोशिकाओं के अनियंत्रित वृद्धि का द्वारा उनका गुणन, यानी इसमें सेल्स बनती ही चली जाएंगी। और कैंसर के चार प्रकार होते हैं। पहला होता है क्रेसिनोमा। तो क्रेसिनोमा क्या होता है, इसको हम स्किन कैंसर कहते हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेस होता है, तो जिसे त्वचा का कैंसर कहा जाता है, और जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों द्वारा होता है। स्क्रोनोमा क्या होता है, स्क्रोनोमा कैन इट इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ इन कनेक्टिव टिश्यूज लाइक बोन्स, कार्टिलेज एंड मसल्स। ये हड्डियों उपस्थिति में मांसपेशियां जैसे संयोजी ऊतकों में अनियंत्रित वृद्धि। ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया मतलब होता है ब्लड कैंसर, एबनॉर्मल ग्रोथ इन नंबर ऑफ ल्यूकोसाइटिस नोन एज ब्लड कैंसर। तो ल्यूकोसाइटिस की संख्या में असामान्य वृद्धि जिसे रक्त कैंसर कहा जाता है। लिम्फोनोमा क्या होता है, कैंसरस ग्रोथ अकर इन लिम्फ नोड्स और स्पेलिन। तो लिम्फ ग्रंथियां पिलहा में कैंसर की वृद्धि होना। तो ये चार टाइप हो गए। बर्ड फ्लू इज अ डिजीज अफेक्ट ह्यूमंस एंड स्प्रेडिंग थ्रू पोल्ट्री। तो जो पोल्ट्री होता है, जो मुर्गी पालन होता है, पक्षियों का फ्लू एक ऐसी बीमारी जो मनुष्य को प्रभावित करती है, और ये पोल्ट्री के माध्यम से फैलता है। तो देखा होगा बर्ड फ्लू आने से एडवाइस की जाती है कि जो है कच्चा मीट ना खाएं, किसी तरीके से डायरेक्ट जो है बर्ड और उनके कांटेक्ट में आने से बचें।
यूजिंग कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर द मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ स्प्रेड ऑफ द डिजीज टाइफाइड। तो टाइफाइड कैसे होता है? संक्रमित पानी का उपयोग करने से यह रोग फैलने की सबसे अधिक संभावना होती है। एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स इज अ सीरियस इन्फेक्शन डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया बैलिशियस एंथ्रासिस विच कॉमनली अफेक्ट डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स अराउंड द वर्ल्ड। तो एंथ्रेक्स एक गंभीर संक्रमण रोग है जो बैक्टीरिया बैकिलस और एंथ्रेकिस के कारण होता है, जो आमतौर पर घरेलू और जंगली जानवरों को प्रभावित करता है। वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन ऑफ वीक। और अब देखो वैक्सीन के बारे में देख लेते हैं कैसे कैसे जो है चीज़ों को ठीक किया जाता है। तो आपने देखा होगा वैक्सीन और वैक्सीनेशन क्या होता है। तो वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन ऑफ वीकेंड और किल्ड पैथोजन विच प्रोवाइड एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू द बॉडी और अ पर्टिकुलर डिजीज। तो अभी आपने कोविड-19 के दौरान आपने वैक्सीन ली होंगी, तो बहुत सारी वैक्सीन थी। कोवैक्सीन थी, राइट, और उसके बाद अमेरिका की अपनी वैक्सीन थी, तो रशिया ने अपनी वैक्सीन तैयार करी। तो बहुत अनेक अनेक वैक्सीन थी और आपको भी जो है काफ़ी जो भी वैक्सीन लगी होगी कोविड-19 से रोकने के लिए, वह काम कैसे करती है। तो वैक्सीन एक जैविक तैयार होती है जो कमज़ोर या मरे हुए रोजकना के जो शरीर में एक विशेष रोग के लिए सक्रिय प्राप्त प्रतिरक्षा प्रदान करती है। तो ये हमारी शरीर में इम्यूनिटी देती है, और इम्यूनिटी देने से जो वायरस जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आया है उससे लड़ती है और उसको नष्ट करने का काम करती है। टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन टू स्टिमुलेट एन इंडिविजुअल इम्यून सिस्टम टू डेवलप इम्यूनिटी टू अ पैथोजन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। तो वैक्सीन का प्रशासन एक व्यक्ति के तंत्र प्रतिरक्षा तंत्र को उत्तेजित करने के लिए रोगजनक की प्रति प्रतिरक्षा विकसित करने के लिए एंटीबॉडी उत्पन्न करने के लिए होता है। अब कौन सी वैक्सीन है? डीपीटी। डीपीटी वैक्सीन किस लिए काम होती है? डाइप्थेरिया पर्ट्यूसिस टेटनस गिवन टू द चाइल्ड एट 1 ईयर। तो 1 साल के बच्चे को क्या दिया जाता है? टेटनस का, प्यूट्रियोसिस का, डाइप्थेरिया का। बीसीजी बैलिशियस क्लीमेटी गुरिन। और ये किसको दिया जाता है? इट प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। तो ये ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट जो है इम्यूनाइजेशन करता है। और ये 1 to 4 मंथ यानी 1 से 4 महीने तक, 1 साल के बच्चे और 4 महीने तक के बच्चे को दिया जाता है। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ये ओरल पोलियो वैक्सीन जो है आपको 2 बूंद डाली जाती है पोलियो की। इज अ गिवन टू द 2 मंथ to 6 ईयर। तो 2 महीने से 6 साल तक के बच्चे को ओपीवी यानी ओ पोलियो की वैक्सीन दी जाती है। रोटावायरस टू प्रिवेंट सीवियर डायरिया इन इन्फेंट। तो जो इन्फेंट होते हैं, नवजात होते हैं, उनके डायरिया को रोकने के लिए जो दी जाती है। लुई पैस्चर डिस्कवर्ड द वैक्सीन ऑफ रेबीज एंड पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। तो लुई पैस्चर ने रेबीज की वैक्सीन और दूध के पेस्चराइजेशन की खोज की। एपिडेमिक डिजीज आर infectious disease affecting many person at the same time and spread person to person like cholera, इन्फ्लुएंजा, कोरोना। तो ये देखिए, तो महामारी रोग संक्रमण रोग हैं जो एक साथ कई व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं और व्यक्ति से व्यक्ति फैलते हैं। उदाहरण पे हैजा हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, कोरोना हो गया। द डिजीज रूबेला इज कॉज्ड बाय वायरस। तो रूबेला नामक बीमारी किससे होती है? वायरस से। और जीका डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस ट्रांसमिटेड बाय एडीज मस्कीटो। तो जीका जो रोग है वो एडीज मच्छर द्वारा संचारित एक वायरस के कारण होता है। N1H1 वायरस इज रिलेटेड टू द डिजीज स्वाइन फ्लू। तो स्वाइन फ्लू कौन से वायरस के द्वारा फैलता है? N1H1। तो ये याद रखिएगा। द डिजीज विच इज हैज बीन इरेडिकेटेड इज स्मॉल पॉक्स। तो कौन सी बीमारी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया? वह है छोटी माता। नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम NVHCP एम टू अचीव कंट्री बाय वाइड एलिमिनेशन ऑफ हेपेटाइटिस सी बाय 2030। तो राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम का एम है कि 2000 लक्ष्य है 2030 तक हेपेटाइटिस सी को जो हमारे देश है, भारत देश है, इसमें से खत्म कर देना। कैटरैक्ट आइज डिजीज कॉज ड्यू टू लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ लेंस ऑफ आई। तो आँख के लेंस में प्रदर्शित होने वाले हानि के कारण होने वाली बीमारी है।
अब कौन सी टेक्नोलॉजीज हमारी जो है मेडिकल ट्रीटमेंट में काम आती है, उन पे भी जरा एक नज़र डाल लेते हैं और उनको देखते हैं कौन सी टेक्नोलॉजीज यहाँ पर कार्य करती हैं। एक्सरे और रेडियोग्राफी। तो एक्सरे और रेडियोग्राफी क्या होता है, पहले ये देख लीजिए। चलिए, एक्सरे और रेडियोग्राफी, एक्सरे डिस्कवर्ड बाय रोटेजन। तो एक्सरे और रेडियोग्राफी एक्स रोटेजन के द्वारा खोजे गए थे। एक्सरे रोटेजन के द्वारा खोजे गए। द रेडिएशन passes through the body, form an image of film which reveals the abnormalities and defect of the body। तो विकिरण शरीर को माध्यम से एक फिल्म पर छवि के रूप में गुजरता है और जो शरीर की असामान्यताओं को, दोषों को प्रकट करता है। एंजियोग्राफी क्या होती है? दिस इज एन इमेजिंग टेक्निक टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट एंड द ब्लड वेसल। तो यह एक यानी इमेजिंग तकनीक है जो हृदय और रक्त वाहिकाओं के माध्यम से रक्त प्रवाह के अध्ययन करने के लिए होती है। कंप्यूटर टोमोग्राफी, सीटी स्कैन जिसे बोलते हैं, अ टाइप ऑफ रेडियोग्राफी विच कंबाइन एक्सरे इमेजिंग विद कंप्यूटर टेक्निक विच परमिट्स विजुअलाइजेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन एंड बॉडी। तो सीटी स्कैन में क्या होता है? एक प्रकार की रेडियोग्राफी है जो एक्सरे की किरणों की छवि बनाने और कंप्यूटर तकनीकों को जोड़ने की अनुमति देती है और आंतरिक अंग और शरीर को दृश्यकरण करने की अनुमति देती है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब आता है मैग्नेटिक रेजोनेंस, एमआरआई। बाय यूजिंग डिजीज इन human submitted by H1 positive nuclei are received, and these are fed into computer to generate detailed images from any part of the body. The magnetic field inside the body form the basis of obtaining the image of different part of body। तो एमआरआई आपने सुना होगा। अब ये कैसे होती है? बाय यूजिंग डिजीज संवेदनशील डाइफेक्ट्रिस का उपयोग करके H+ न्यूक्लाई द्वारा उत्सर्जित रेडियो फ्रीक्वेंसी प्राप्त की जाती है और इन्हें कंप्यूटर में डालकर शरीर के किसी भी हिस्से की विस्तृत छवि उत्पन्न की जाती है। शरीर के अंदर की चुंबकीय क्षेत्र विभिन्न शरीर के भागों की छवि प्राप्त करने के लिए आधार का कार्य करती है, यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सोनोग्राफी क्या होती है? हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव टू बाउंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी क्रिएटिंग एन इमेज। तो इसमें उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों का शरीर के संरचनाओं से टकराती हैं जिससे एक छवि बनती है। It is used to access fetal growth and detecting disease of heart, kidney, gallbladder, etc। तो इसका उपयोग भ्रूण के विकास और मूल्यांकन करने के लिए हृदय, गुर्द, पित्ताशय आदि की बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी क्या होती है? इट मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट बीट। तो यह हृदय की विद्युतीगत गतिविधि को मापता है। Electroencenophalogram, EEG, this is a test that detects electrical activity of the brain using electrodes attached to the skull। तो यह एक परीक्षण है जो मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों का पता लगाता है जो स्कैल्प से जोड़ने वाले इलेक्ट्रोड्स का उपयोग करते हैं। पॉलीग्राफी, दिस इज ऑल्सो नोन एज लाइट डिटेक्टर टेस्ट। तो इस ये झूठ पकड़ने वाली मशीन होती है। इट इज डिवाइस मेजर द रिकॉर्ड सेवरल फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स सच एज ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन, स्किन कंडक्टिविटी। तो इसमें क्या क्या देखते हैं? बीपी देखते हैं, पल्स देखते हैं, रेस्पिरेशन देखते हैं और स्किन कंडक्टिविटी, यानी इन सबको देखते हैं कि इनका रिएक्शन क्या है उस व्यक्ति का उत्तर देते समय। तो वहां से पता चलता है कि यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच। एंडोस्कोपी, द इंसर्शन ऑफ लॉन्ग थिन ट्यूब डायरेक्ट इनटू द बॉडी, ऑब्जर्व इंटरनल ऑर्गन टिश्यूज इन डिटेल। तो क्या होता है कि लंबी सी ट्यूब होती है, उसको मुंह के जो माउथ है उसके थ्रू, मुंह के थ्रू अंदर तक बॉडी के लेके जाया जाता है और फिर हर एक चीज को डिटेल में देखा जाता है। दिस इज ऑल्सो यूज टू कैरी आउट इमेजिंग एंड माइनर सर्जरी। और इसका उपयोग छवि बनाने के लिए और सूक्ष्म सलाह यानी सर्जरी कर्म करने के लिए किया जाता है। पेसमेकर, अब क्या होता है? इट इज अ स्मॉल डिवाइस दैट इज प्लेस्ड इन द चेस्ट टू कंट्रोल एबनॉर्मल हार्ट बीट। तो जो हार्ट बीट होता है वो एबनॉर्मली काम करता है। तो ये एक छोटा उपकरण होता है जो सीने में रखा जाता है हार्ट के पास, और ताकि जो असामान्य हृदय की धड़कन है उसको नियंत्रित किया जा सके। राइनोस्कोप क्या होता है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्जामिंग द नोज। तो यह एक उपकरण है जिसको नाक की उपयोग नाक की जांच के लिए किया जाता है। ऑटो एनालाइजर यूज टू एग्जामिन ग्लूकोज, यूरिया एंड कोलेस्ट्रॉल। तो ये ग्लूकोज, यूरिया और कोलेस्ट्रॉल की जांच करने के लिए उपयोग में लिया जाता है।
तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर हुआ समाप्त। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बीमारियां समझ में आ चुकी होंगी, किसके द्वारा फैलती हैं और क्या इनका जो है कारक होता है। अब बाकी की बातें जो है हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे, और बाकी की सारी चीज़ें डिटेल जो है अगले टॉपिक में करेंगे, यानी किसी नए टॉपिक की शुरुआत जो है हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तब तक जो बातें आपको बताई गई, मैं उम्मीद करता हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। आपसे मुलाकात होती है अब अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।